Hello, good evening, dear friends. My name is Renu Yadav, and today my topic is accounting principle. It is very most important topic. Let's we start meaning of accounting principle. First is accounting statement disclose the profitability and solvency of the business to various party. जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एक ऐसी स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है अदर पार्टीज को, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है और सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कि आपकी कंपनी कितनी एबल है अदर पार्टीज के लोन को देने के लिए या खुद को स्टैंड करने के लिए आपकी जो कंपनी है कितनी एबल है. इट इज नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम लैंग्वेज एंड सेट रूल्स. यह स्टेटमेंट बनानी, आपको तैयार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बनानी चाहिए. जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जो भी अकाउंटिंग सेट रूल्स दे रखे हैं, जो भी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, उसी की लिमिट्स में आप अपने अकाउंट्स तैयार कर सकते हो. सेकेंड इज द रूल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जो भी ये आपके रूल्स हैं जनरली एक्सेप्टेड किए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल. मतलब ये जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इन्हें गैप भी बोला जाता है. ये सारे रूल्स हैं. आपको अपनी कंपनी की जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं आप इन प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो. आप अगर कोई मोस्ट बेनिफिट आपको बेनिफिशियल दिख रहा है तब आप उसमें चेंज कर सकते हो. अदरवाइज आपको कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने में इन सारे प्रिंसिपलों का ध्यान रखना आपके लिए मैंडेटरी है. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते. ये सारे के सारे रूल्स हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वो रूल्स क्या है ये चलिए पढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. वो कहता है कि अकाउंट्स प्रिंसिपल कितने तरह के हैं. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस कहा जाता है. ऐसे करके भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किसे कहते हैं या अजम्पशंस. बोथ आर सेम. एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में क्या क्या आता है. दीज कंसेप्ट्स गिव गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्ट. यही अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो आपको बताता है कि कैसे हाउ ट्रांजैक्शन को शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्ट. आप अपने ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे और किसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिपोर्ट बनाओगे, ये सब आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बताता है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या कहता है. इन्होंने 3 कंसेप्ट्स ले रखे हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में. ये भी पूछा जाता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है वो कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है. फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, थर्ड इज एक्यूरल कंसेप्ट. अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी हैं अकाउंट्स में जो कंपनीज फॉलो करती हैं. आपको जब भी कोई अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे तो इन सभी प्रिंसिपलों का माइंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये प्रिंसिपल ही आपको एक लिमिट्स बताता है कि आप इन लिमिट्स के अंदर अपना वर्क कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वर्क कर सकते हो. आपकी ये बाउंड्री है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते. इसलिए सेट रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं. अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आपके पास आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजर कंसेप्ट. आपके पास आता है 6th इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट, 8th इज रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, 9 इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट. बोथ आर सेम. नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट और लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. ये सारे कंसेप्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. हाफ ऑफ करके मैं 2 वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी. व्हाट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. As per the concept, it is assumed that the business will continue to exist a long period in the future. वो कहता है कि आप ये concepts आपको ये बता रहा है कि जो आपका जो business है वो continue चलेगा long period, future में long period के लिए. अगर आप कहीं भी 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप सोचते हो कि वो लॉन्ग टाइम तक चले. 1000 रुपीज़ में अगर आप इतना सोच रहे हो तो जो इन्वेस्टर अपनी कंपनी में लाखों करोड़ों रुपीस लगाएगा तो वो भी सोचेगा कि जो आज मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया है वो ऑलवेज लाइफ टाइम तक चलता रहे और चलेगा. इन फ्यूचर क्या होगा वो ये नहीं सोचता, बट वो
यही सोचकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है कि जब तक मैं रहूँगा, मेरी फैमिली रहेगी, लास्ट टाइम तक ये चलेगा। ये मेंटालिटी है। अगर आप 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट में इतना सोच रहे हो तो नॉर्मली सी बात है, आपका इन्वेस्टर भी यही सोचता होगा कि जो मैं बिजनेस रन आउट कर रहा हूँ वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये आपका प्रिंसिपल कहता है कि हर बिजनेसमैन ये सोचता है। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस इन द अजम्पशन दैट इट इज ए कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस में, इस अजम्पशंस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि ये जो आपने एंटरप्राइज खोली है, जो आपने बिजनेस खोला है, वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगा लॉन्ग टर्म तक। It is also because of the going concern concept that outside parties enter into long-term contact with the enterprise, give loans and purchase the debentures and shares of the enterprise. नॉर्मल सी बात है, जब आपने अपनी कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके आउटसाइडर्स अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे। जितने भी आपके आउटसाइडर है कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके बिजनेस में। आप लोन्स लोगे, परचेज करोगे, डिबेंचर्स, शेयर्स। आप जब इतने बड़े बड़े काम करोगे तो आपने ये सोच रखा है ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा, जो भी परमानेंटली लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो यही कंसेप्ट आपको बताता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेसमैन ये सोचकर स्टार्ट करता है कि जो मैंने आज बिजनेस खोला है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। यही सोचकर वो लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, लोन्स लेता है, डिबेंचर्स लेता है कि शेयर्स लेता है। लाइक एग्जाम्पल, प्रीपेड एक्सपेंसेस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आर शोन एज assets in the balance sheet because the benefits of such expenses will be received in future. जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं वो रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं होते, क्योंकि जितने भी आप एक्सपेंस कर रहे हो इन फ्यूचर में आपको रिसीव्ड होने हैं। इन फ्यूचर में रिसीव्ड होने हैं वो सारे एक्सपेंस। आप इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन सारे एक्सपेंस को लेते हो कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, गोइंग कंसेप्ट में रहेगी। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। इसी के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टर अपने कॉन्टैक्ट्स करता है, लोन्स लेता है, शेयर्स लेता है, डिबेंचर्स लेता है, ये सोचकर कि जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं वो लॉन्ग रन तक रहने वाला है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहता है आपका? दीज कंसेप्ट स्टेट दैट अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन। ये कंसेप्ट आपको बताता है, ये प्रिंसिपल मेथड्स आपको बताता है कि जो ये बिजनेस आपने कर रखा है वो कॉन्टिन्यूटी टर्म में रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी वन ईयर टू अनदर, जिसे बोला जाता है कंसिस्टेंसी को निरंतरता। हर साल एक जैसा। यू कांट चेंज योर रूल्स, दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप चेंज नहीं कर सकते अपने रूल्स को। As such, if the accountant feels that change in a particular method will lead to the better disclosure of the profit and the finance position of the business, यदि आपका अकाउंटेंट फील करता है कि इस पर्टिकुलर मेथड को मैं डिस्क्लोज करूंगा तो इस बार ये ज़्यादा प्रॉफिट और फाइनेंस पोजीशन एग्जैक्ट दिखाएगा, तब आप चेंज कर सकते हो, वो भी परमिशन लेके, वो भी जब रिजल्ट्स आपके शो हों। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल जब मन करे आप लगाकर अपना वर्क नहीं कर सकते कोई भी अकाउंटेंट। लाइक है आप, चलिए मैं आपको बता दूं, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो किसी भी एसेट्स की, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे चेंज किया, सेकेंड ईयर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया, तो कॉन्टिन्यूटी कहती है कि एटलीस्ट आप 2-3 साल तक एक चीज एक ही मेथड को यूज करो ताकि आप कंपेयर कर सको, ताकि आप रिजल्ट निकालो। कंपटीशन और कंपैरेटिव तब आती है जब दोनों पढ़ले एक जैसे हों। आप जब स्ट्रेट लाइन मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चेंज करोगे या कंपेयर करोगे तो रिजल्ट एग्जैक्ट आएंगे ही नहीं। इसलिए आपका ये मेथड कहता है कि कॉन्टिन्यूटी लाएंगे। जो भी आप एक मेथड यूज करो डेप्रिसिएशन में, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स तक आप उसे यूज करो ताकि आपको रिजल्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट मिले, आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे। अगर किसी अकाउंटेंट को फील होता है कि मैं जो मेथड लगा रहा हूँ उससे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे, अगर मैं कुछ चेंज कर पाऊँ तब रिजल्ट आ सकते हैं, कंपनी की फाइनेंस पोजीशन अच्छी होती है, उस केस में आप नोट डालकर कि आप इस रीजन से चेंज कर रहे हो तब आप चेंज कर सकते हैं। अपने मन से नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज ये आपके प्रिंसिपल्स रूल्स हैं, सेट हैं, आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट इज योर एक्यूरल कंसेप्ट। इन अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिक इज यूज्ड फॉर अकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
ये मेथड क्या है, अकाउंटिंग का एक्यूरल बेसिस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप एक्यूरल बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को लेते हो, जितनी भी आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रही है। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिक। ये कहता है जो एक्यूरल कंसेप्ट है ना आपका, एक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी कंपनी के बिजनेस के एंटरप्राइजेस की कंपेयर टू कैश बेसिक। जो आपका कैश बेसिक आप जो रिजल्ट्स निकालते हो उससे ज़्यादा आपका एक्यूरल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल बताता है कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। नेक्स्ट अदर अकाउंटिंग मेथड में आपके पास फोर्थ मेथड आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर्स एंड अदर्स। आपका ये कंसेप्ट बताता है कि आपका बिजनेस और आप दोनों सेपरेट एंटिटी हो, ओनर और क्रेडिटर, मैनेजर्स एंड अदर्स। आपका बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग चीज़ हैं। अगर अलग चीज़ ना होते, जैसे लाइक आप मिस्टर ए और उसकी कंपनी, ये दोनों ही अलग हैं, ये दोनों एक नहीं, यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर मिस्टर ए ने कंपनी में 5 लाख रुपीस लगाए तो कंपनी कहती है, ये पर्सन कहता है अगर मैं आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए लगा रहा हूं तो आप मुझे क्या दोगी? तो ये कंपनी कहती है कि आपने मेरी कंपनी में कैपिटल लगाया और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। जब यहां गिव टेक है तो मतलब बिजनेस है, ये दोनों सेपरेटली हैं। कभी भी क्लेम कंपनी के ऊपर होता है, फर्स्ट इज कंपनी पर क्लेम किया जाता है। जितने भी स्यू होंगे वो कंपनी पे होंगे, कोई दावा होगा वो कंपनी पे होगा। इसलिए कंपनी और कंपनी का जो ओनर है बोथ आर डिफरेंट, ये आपका प्रिंसिपल कहता है। इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ऑन्स। कंपनी का स्वामी और कंपनी दोनों ही सेपरेटली, बिल्कुल टोटली अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, जिसने भी कंपनी में पैसा लगाया है, जो आपका प्रोप्राइटर है वो कंपनी में क्रेडिटर की तरह ट्रीट होता है कि भैया वो कंपनी का लेनदार है क्रेडिटर। कंपनी ने इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी का काम है कि साल में जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा के देता है। अगर दोनों सेम होते तो वो कहाँ देता? दोनों डिफरेंट है तभी तो कंपनी के ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, तभी साल के अंत में कंपनी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके उसको पैसे देती है। यहां गिव एंड टेक रिलेशंस हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। The concept of separate entity is applicable to all forms of business, organization, sole proprietor, partnership और a company। ये concept separate entity वाला सभी forms में, सारे business organization में follow होता है। चाहे आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप में आपने ज्वाइन कर रखा हो या कंपनी में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सब जगह एप्लीकेबल है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही डिफरेंट हैं टोटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है आपका मनी मेजर कंसेप्ट? Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money। कोई भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, वो वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिन्हें मनी के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एन इवेंट कोई भी ऐसी घटना, इवेंट ऑफ द बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ऐसी कोई भी घटना, चाहे वो कंपनी के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो, अगर आप उसे मनी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको अपने अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करोगे। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो वही आप अपने ट्रांजैक्शंस में अपने अकाउंट में लिखोगे। ये आपका मैं नहीं कह रही, ये आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आप इसके अकॉर्डिंग अपने वर्क्स को कंटिन्यू करोगे। लाइक एग्जांपल ए 10,000 kg ऑफ फिनिश गुड्स, 5 मशीन्स, 100 चेयर्स, 20 फैंस। ये सारी ट्रांजैक्शंस कोई बताता है कि आपकी कंपनी में है। ऑल दिस कैन नॉट बी एडेड बाय अनलेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप इन चीज़ों को 5 मशीन्स, 100 चेयर्स, 20 फैंस को अगर पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप
इन्हें अपने ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मेक रिकॉर्ड दिस आइटम्स these will have to be expressed in money terms such as cash rupees 50,000, machine 20 lakh, chair 50,000 and fan rupees 80,000। अगर आपको इन्हीं चीज़ों की वैल्यू बताई जाए कि आपकी 100 चेयर्स ना 5 लाख की है, आपकी 100 चेयर्स ना 50,000 की है, आपकी 20 फैंस 90,000 की हैं, अगर आप कुछ भी इन टर्म्स ऑफ मनी बताते हो तभी वो आपकी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। अदरवाइज अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस कहकर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, चाहे वो कंपनी के लिए कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। तभी कहा जाता है, इसकी लिमिटेशंस में बोला जाता है कि कंपनी जो बिजनेस है वो क्वालिटेटिव टर्म्स नहीं लेती, क्वांटिटी टर्म्स लेती है। क्वांटिटी टर्म्स का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन को एग्जिस्ट नहीं करता आपका अकाउंटिंग। चलो हम लिमिटेशंस करते हैं। मनी मेजरमेंट टर्म्स की लिमिटेशंस क्या हैं? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इवन थ्रू दे मे बी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द इंटरप्राइजेस। कमी क्या है? आपकी कंपनी के लिए कितना भी मर्जी ट्रांजैक्शंस हो, कोई इवेंट्स हो, अगर आप उसे मनी टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो आपके अकाउंटेंट उन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को नहीं लेता। यही उसकी कमी है। यही मैंने कहा कि वह क्वालिटेटिव को मेजर नहीं करता। आपका प्रिंसिपल अकाउंट आपके क्वांटिटेटिव को मेजर करता है। यही है आपकी मनी। या due to the change in price level, the value of money does not remain the same over a period of time. On account of rise in price, the value of rupees today is much less than what it was say 10 years back. ये प्राइस लेवल जितने भी डे बाय डे इन्फ्लेशन के कारण प्राइस में चेंज आ रहा है, डज नॉट रिमेन द सेम रहता। प्राइस लेवल टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहता है। जो भी आपके राइस प्राइसेस के हैं वो 10 ईयर्स पहले बहुत कम थे आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपका मनी मेजरमेंट जो रूल है, आपका प्रिंसिपल है, वो इनको इंक्लूड नहीं करता। वही इसकी कमी है। थर्ड इज एज द चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अफेयर्स। ये कहता है कि अगर कंपनी जो वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट, ये वैल्यू ऑफ मनी को मेजर नहीं करता, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्वालिटेटिव मेथड्स को नहीं लेते, जिस कारण आपके जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करते। और जब भी किसी कंपनी की कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होते आपके पास, तो आप कभी भी किसी सेट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। आपके तभी डिसीजंस फेल्स होते हैं जब आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं होता। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट जितनी भी प्रिंसिपल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।